आइए सुनिए आर के नारायण द्वारा लिखा गया एक लेख मालगुड़ी का मिठाई वाला मेरी यानी मोहित की आवाज में। जीवा पर विजय प्राप्त करो तो तुम आत्मा पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। जगन ने श्रोता से कहा तो उसने पलटकर प्रश्न कर दिया, लेकिन आत्मा पर विजय प्राप्त करने की क्या जरूरत है? जगन बोला, यह तो मैं नहीं जानता। हाँ, हमारे ऋषि मुनियों का यही उपदेश है। प्रश्न में श्रोता की रुचि ही समाप्त हो गई। वह तो बातचीत को चलाए रहने के लिए ही जगन की कुर्सी के बगल में स्टूल डालकर बैठा हुआ था। जगन दीवार पर लकड़ी के फ्रेम में मड़ी देवी लक्ष्मी के चित्र के नीचे बैठा था, जिस पर वह हर सवेरे सबसे पहले चमेली के फूलों की माला चढ़ाता था और दीवार पर बने एक छेद में एक अगरबत्ती भी जलाकर लगा देता था। इनसे निकलती फूलों और धूप की खुशबू हॉल के दूसरी तरफ किचन में बनती मिठाइयों की अपनी विशेष बू से मिलजुल कर एक नया वातावरण पैदा कर देती थी। श्रोता उसका कजन यानी दूर का भाई था। हालांकि उसका यह रिश्ता किस तरह और कहाँ बनता था यह बता पाना कठिन ही था, क्योंकि कस्बे के दूसरे बहुत से लोगों को, जिनमें से कोई दूर दूर तक आपस में नहीं जुड़े होते थे, वह अपना कजन ही बताता था। और किसी के इस बारे में सवाल करने पर वह न जाने कहाँ कहाँ से किस किस के नाम बताकर क्षण भर में उसको विश्वास दिला देता था। वह कस्बे का चलता फिरता सबकी खबर रखने वाला आदमी था, जो सवेरे से देर रात तक बहुत से घरों और दुकानों पर घूमता रहता था और शाम को करीब 4:30 बजे यहाँ आकर जगन के सामने जरा सा सिर हिलाकर सीधे हलवाई के मिठाई खाने में घुस जाता और 10 मिनट बाद कंधे पर लटकते तौलिए से मुंह पोंछते हुए बाहर निकल आता और कहता कि चीनी के हालात पर नजर रखने की जरूरत है। मैंने सुना है कि सरकार दाम बढ़ाने जा रही है। आज मैदे का भाव सही है। कल गोदाम वाली सड़क से गुजरते हुए मैंने उसके व्यापारी से बात की। अब यह मत पूछना कि वहां क्या करने गया था। दरअसल इस शहर के हर आदमी से मेरी दोस्ती है और सब चाहते हैं कि मैं उनका यह या वह काम कर दूं, और दूर सेवा करने में मुझे कोई हर्ज भी नहीं है। अगर हम दूसरों की सेवा वगैरह ना करेंगे तो जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा? जगन ने पूछा, आज हलवाई ने जो नई मिठाई बनाई है उसे चक्कर देखा? हाँ, क्यों नहीं, स्वादिष्ट है। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि पुरानी मिठाइयों का ही नया रूप है। वो सभी मिठाइयाँ क्या एक सी नहीं होती? तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं भाईजान, उसने जवाब दिया, मुझे तो हर मिठाई बिल्कुल अलग चीज लगती है। मैं योगी नहीं बनना चाहता कि मिठाइयों का स्वाद ही ना ले सकूं। इसी बात को सुनकर जगन ने टिप्पणी की थी, स्वाद पर विजय प्राप्त करो तो आत्मा पर भी विजय पालोगे। इस तरह वे आधे घंटे तक गपशप करते रहे, जिसके बाद जगन ने पूछा, तुम जानते हो मैं आजकल क्या खाता हूँ? कोई नई बात? कजिन बोला, आज सवेरे से मैंने नमक खाना छोड़ दिया है। जगन ने विजय की चमक दिखाते हुए कहा। श्रोता पर इसका प्रभाव पड़ता देख वह प्रसन्न हुआ और इसके पीछे का दर्शन भी उसने बताया। आदमी को प्राकृत नमक का ही सेवन करना चाहिए। कजन ने सवाल किया, यह प्राकृतिक नमक क्या होता है? आदमी पीठ पर नमक रखकर धूप में दौड़ लगाए तो वह उससे बनता है क्या? कजन ने इस टिप्पणी पर मुंह बिचकाया। 55 साल की उम्र में उसका नजरिया शरीर के स्वतंत्र आत्मा वाला हो चुका था, जो जीवन की इस गंदगी से ऊपर उठकर रहने लगा था। उसका शरीर काफी दुबला हो गया था, भूरी त्वचा सख्त पड़ गई थी, भौहें अखरोट की छिलके की तरह सिकुड़ गई थी, सिर के बाल काफी झड़ गए थे और बचे कुचे गुच्छों से बने गर्दन पर लटकने लगे थे। ठोड़ी पर सफेद सफेद बिंदियां चमकने लगी थी, क्योंकि वह कई कई दिन बाद शेव करता था। उसे लगता था कि रोज शीशे में अपनी शक्ल देखना यूरोप वालों की बुरी आदत है। वह धोती के ऊपर एक ढीला ढाला सा कुर्ता पहनता था, जिनका सूत वह खुद अपने हाथों से काटता था। वह हर रोज 1 घंटा सूत काटता था और अपनी जरूरत भर के लिए काफी काट लेता था। वह अपने पास 2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं रखता था और बाकी सूत की गड्डियां बनाकर स्थानीय खादी समितियों में बेच देता था। इससे यद्यपि उसे हर महीने 5 रुपए से ज्यादा की आमदनी नहीं होती थी, लेकिन आत्मिक प्रसन्नता बहुत होती थी, क्योंकि 20 साल पहले जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे, तब उन्होंने जगन द्वारा काटे गए सूत की प्रशंसा भी की थी।
वह आंखों पर बादाम की शक्ल के शीशे का चश्मा लगाता था, जिसे पीले रंग का फ्रेम था और जिसमें शीशे के ऊपर आंखें उठाकर वह बाहर की दुनिया पर नजर डालता था। कंधे पर वह खादर की शाल लगाता था, जिस पर गहरे पीले रंग की धारियां पड़ी थी। पैरों में वह जो चप्पल पहनता था, वह बूढ़े होकर अपनी मौत खुद मरे जानवर की खाल से ही बनी होती थी। वह अपने को गांधी जी का अनुयायी मानता था और कहता था, मुझे यह पसंद नहीं कि मेरे लिए जूता बनाने के लिए किसी जीवित पशु की गर्दन काटी जाए। ऐसे जानवर की तलाश में जो अपनी मौत मर रहा हो, वह अक्सर किसी की सूचना पाकर दूर दराज के गांव में भी चला जाता था। ऐसे किसी गाय या बछड़े की खाल वह घर ले आता, उसे दवाओं में घोलकर डुबा कर रखता, फिर अपनी पहचान के एक बूढ़े चमार को दे आता, जिसकी अल्बर्ट मिशन के अहाते में एक छोटी सी दुकान थी। जब उसका बेटा 6 साल का था, घर के पिछले वरामदे में वह इस काम में खुश होकर पिता की मदद करता था। लेकिन बड़ा होने पर उसे चमड़े की काट पीट के इस काम से घिन होने लगी, क्योंकि इसकी बदबू उसे पसंद नहीं आती थी। जगन की बीवी तो बेटे से भी ज्यादा उसका विरोध करती थी। वह कमरे में अपने आप को बंद करके बैठ जाती और जब तक यह काम खत्म नहीं हो जाता, बाहर नहीं निकलती थी। चूंकि काम के पूरा होने में काफी वक्त लगता था, सब कुछ हो जाने में कई दिन लगते थे। लेकिन जब कभी जगन अपना जूता बदलने के उद्योग में ध्यान लगाता, घर की व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती थी। दरअसल यह काम कठिन नहीं, खतरनाक भी बहुत था। घर में चमड़े की मौजूदगी उसके पारिवारिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देती और इसे बनाए रखने के लिए वह चमड़ा सिझाने और साफ सुथरा करने का काम लकड़ी और जलावन के गोदाम में पत्नी की पहुंच से दूर ही करता था। हालांकि वहां चूहों से उसे काटे और खाए जाने का डर भी बना रहता था। जब वह मृत्युशैया पर पड़ी थी, उसने जगन को अपने पास बुलाकर उसे फुसफुसाकर कुछ कहा। यह जगन की समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि वह कह रही है, चमड़ा घर से बाहर फेंक दो। इसे पत्नी की अंतिम इच्छा समझकर उसने चमड़े का आखिरी टुकड़ा मिशन वालों को दान कर दिया और यह सोचकर प्रसन्नता महसूस की कि अब वह खुद नहीं तो कोई और अहिंसा जूता पहनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। इसके बाद वह अल्बर्ट मिशन के मोची पर भरोसा करके उसका बनाया अहिंसक जूता पहनने लगा। कजन द्वारा प्राकृतिक नमक संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर वह अचानक दुखी हो उठा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। कजन को संतोष हुआ कि उसकी बात का इतना असर हुआ है और उसे फिर से सामान्य करने के विचार से वह कहने लगा, यह बड़ी अच्छी बात है कि तुमने अपना जीवन इतना सरल बना लिया है और पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गए हो। और मैं उस दिन कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार में यही कह भी रहा था। जगन का चेहरा यह सुनकर खिल उठा और वह फिर चहकाने लगा। तुम यह तो जानते ही हो कि मैंने चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं गर्म पानी में शहद की 20 बूंदें डाल लेता हूँ, जो मेरे लिए काफी होती है। शरीर को चीनी देने का प्राकृतिक नियम भी यही है। गजन बोला, तुमने बिल्कुल कुछ नहीं के सहारे जीने में सफलता प्राप्त कर ली है। इससे जगन का उत्साह बढ़ा और बोला, मैंने चावल भी छोड़ दिया है। बस जरा सा कुटा हुआ गेहूं उबाल लेता हूँ और उसमें शहद और हरे पत्ते मिलाकर खा लेता हूँ। इस पर कजन ने टिप्पणी की, यह ठीक है, तो मैं यह नहीं समझ पाता कि पैसे कमाने के लिए तुम इतनी कपट क्यों करते हो। यह कहते हुए उसने दुकान के सामने लगे मिठाइयों के थालों की दिशा में हाथ हिलाया। इसके आगे वह यह कहना चाहता था कि वह दूसरों से यह उम्मीद क्यों करता है कि वे तुम्हारी मिठाइयाँ खाए और तुम्हारी तिजोरी में पैसा भरे। उसे लगा कि उसने काफी कुछ कह दिया है, इसलिए उसने उठने की कोशिश की। अब जगन के लिए दिन भर की आमदनी गिनने का समय आ रहा था और कजिन जानता था कि वह यह काम किसी के सामने करना पसंद नहीं करता। 6 बज रहे थे। बिक्री का समय खत्म हो रहा था और लड़का थोड़ी ही देर में दिन भर के जमा पैसों से भरा डिब्बा लेकर आने वाला था। इस समय जगन अपने को राजा महाराजा ही समझता था, जो सिंहासन पर बैठी अपनी प्रजा पर हुक्म चलाता। जो उसके यहाँ मिठाई वाले 4 हलवाई और दुकान पर बिक्री करने वाला एक लड़का था। यहाँ उसका सिंहासन एक सपाट सा तख्ती लगी लकड़ी के एक कुर्सी थी, जिस पर एक पतली सी गद्दी पड़ी थी, जो ऊंचे से चबूतरे पर इस ढंग से रखी रहती थी, जहां बैठकर वह दुकान के भीतर और बाहर मिठाई की इस दुनिया पर सब जगह और हर काम पर अपनी नजर रख सके।
वह कुर्सी करीब 100 साल पुरानी थी, जिसके हत्थे और सिंहासन कांच के बने थे। इन पर कुछ कारीगरी का कार्य भी किया गया था, और इसे उसके पिता ने लाली की मूर्ति के बगल में अपना यह मकान बनवाते समय खास तौर पर तैयार करवाई थी। वे सामान्य स्थिति में इसे बनवाने की तवालत न उठाते, क्योंकि घर के लोग जमीन के चिकने फर्श पर ही बैठते थे। लेकिन जिले के कलेक्टर नोबल साहब उनसे ज्योतिषी विद्या पढ़ने आते थे। उन्हें जमीन पर बैठने में तकलीफ होती थी, और उससे भी ज्यादा तकलीफ उन्हें शिक्षा खत्म होने पर पालती से उठकर खड़े होने में होती थी। इसलिए उनके लिए विशेष रूप से यह कुर्सी बनवाई गई थी। उनका एक दस्तखत किया हुआ फ्रेम में जड़ा, वक्त बीतने से पीला पड़ा फोटो परिवार की कीमती धरोहर था, और टांड पर पुरानी चीजों के बीच संभाल कर रखा गया था। बाद में इसका फ्रेम निकालकर उसमें देवी जी का चित्र लगाकर दीवार के बीच में लटका दिया गया था, और बड़े बड़े नुकीली मूछ वाला कर्नल साहब का फोटो खाली पड़ी दीवार पर लटका दिया गया था। उसकी मूछें देख देख कर बच्चे हंसते हंसते लोटपोट होते रहते थे। जब तेज गर्मी पड़ती तो लोग इसके पट्टे से हवा करते, फिर टूट फूट जाने के कारण इसे परिवार के कबाड़ खाने में फेंक दिया गया था। इस कुर्सी पर बैठकर जगन को बड़े संतोष का अनुभव होता था। यहाँ से उसे दिखाई देता कि किचन में तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाकर थालों में सजी दुकान पर ले जाई जा रही है। इनके तले जाने से उत्पन्न चटर पटर आवाजें और हर मिठाई की अलग तरह की खुशबुएं। लेकिन वह इनकी तरफ नजर डाले बिना अपने सामने रखी भगवत गीता की भूरी जिल्द चढ़ी पोतली पर छपे संस्कृत के श्लोकों को ध्यान से देखता रहता था। लेकिन जब कभी किचन की आवाजों में जरा सा भी अंतर सुनाई देता, वह किताब से आंखें उठाए बिना ही चिल्लाकर कहता, क्या हो रहा है? तो हलवाई का सरदार हमेशा की तरह अपनी जगह बैठे बैठे ही जवाब में कहता, कुछ नहीं मालिक। जिसे सुनकर उसका मन शांत हो जाता, और वह फिर कृष्ण भगवान के वचन पढ़ने लग जाता। इसी तरह जब कभी दुकान पर चलने वाले कामों में कोई कमी दिखाई देती, तो वह उधर मुंह घुमाकर चिल्लाकर आवाज लगाता, कैप्टन, देखो एक पीली फ्रॉक वाली लड़की कितनी देर से वहां खड़ी है, पूछो उसे क्या चाहिए। उसकी आवाज सुनकर दुकान वाला लड़का और सामने स्टूल पर बैठा चौकीदार, जो पहले कभी सेना में रह चुका था और जिसे बैठे बैठे सो जाने की आदत थी, सावधान हो जाते। या जगन कभी कभी आवाज लगाकर कहता, कैप्टन, यह भिखारी यहाँ से हटाओ। शुक्र के दिन के अलावा यह दिखाई नहीं देना चाहिए। यहाँ दान नहीं होता। मालिक जब दिन भर की आमदनी गिनना शुरू करता, तो वातावरण शांत हो जाता था। हालांकि दुकान पर बैठने वाला लड़का ही सब पैसे जमा करता था, लेकिन उसे रकम जानने का अधिकार नहीं था। मिठाई की बिक्री से उसे जो भी सिक्के प्राप्त होते, उन्हें वह एक लंबी गर्दन वाले बर्तन में डालता रहता था। 6 बजने पर वह इसे मालिक को दे देता, और दूसरे छोटे से बर्तन में 7 बजे तक होने वाली छुटपुट बिक्री के सिक्के जमा करता रहता था। इसके बाद दुकान का शटर बंद कर दिया जाता था। लेकिन अभी जगन पैसे की गिनती शुरू नहीं करता था, बल्कि भगवान के वचन ही पढ़ता रहता था। परंतु ऊपर देखे बिना ही उसे पता चल जाता था, तलने का काम खत्म हो गया है। जब आग बुझते ही भट्टी से उठती सू की आवाज उसे सुनाई दे जाती, बर्तन धोए जाने और खड़खड़ाने का उसे पता चल जाता। इसके बाद 4 मिठाई बनाने वालों के आगे बढ़ते दो दो कदम सामने आकर खाली हुई थालों की धरा उठाई करते। इसके बाद वे सब उसके सामने आकर खड़े हो जाते, तो वह रोज का साधारण सवाल पूछता, क्या कुछ बचा है? ज्यादा कुछ नहीं। सही सही बताओ। 2 सेर मैसूर पाक, यह कल बिक जाएगा। आधा सेर जलेबी, यह कल तक खराब हो जाएगी। ठीक है, जाओ। दुकान पर बैठने वाला लड़का बची हुई मिठाई के थाल चुपचाप भीतर रख आता और चला जाता। लेकिन हलवाई इंतजार करते खड़े रहते। जगन पूछता, सब खिड़कियां बंद कर दी गई हैं? हाँ। अब जगन मुख्य हलवाई को आदेश देता, कल जलेबी मत बनाना। लेकिन बात क्या है, उसे परेशानी होती कि इतना बच क्यों गया। उसे लगता कि माथे में कोई फांस घुस गई है। उसे खाली चमकते हुए थाल किचन में वापस जाते देखना पसंद था। इस पर तकरार होने लगती। जगन पूछता, इस बची हुई मिठाई का क्या होगा? मुख्य हलवाई हमेशा की तरह धीरज बांधता हुआ कहता, इससे कल कोई नई मिठाई ट्राई करेंगे। आप फिक्र न करें, बची कुची चीजों की कोई समस्या नहीं होती।
उन्हें मिलाकर नई शक्ल दे देने से नई चीजें तैयार हो जाती है। जगन दार्शनिक ढंग से कहता, हर मिठाई में आटा, चीनी और खुशबू लगती है। और फैसला करने की कोशिश करता और व्यवहारिक ढंग से मान लेता कि हर चीज की कीमत बढ़ती चली जाती है, इसलिए यही ठीक है। जब उसके कर्मचारी चले जाते तो वह धर्म की किताब बंद करके रख देता और मेज की दराज आधी अपनी तरफ खींच लेता। इसमें एक तह किया तौलिया रखा था, जिससे उस पर डाले जाने से सिक्के की आवाज न हो। फिर हारमोनियम बजाने की चतुर उंगलियों की तरह वह बड़ी तेजी से सब तरह के सिक्के अलग अलग करके अठन्नी, चवन्नी, पैसा, धेला, रुपया सबकी ढेरिया बनाकर 15 मिनट में सबको गिन लेता। एक नोटबुक में वह यह सारी रकम दर्ज कर लेता, जो बाद में लेजर के बड़े रजिस्टर में, जिसे जो चाहे देख सके, विस्तार में लिख ली जाती। एक और छोटी नोटबुक में वह 6 बजे के बाद जमा हुए पैसे का हिसाब दर्ज करता। इसे वह स्वतंत्र खाता मानता था, आजाद रकम, जिसका अर्थ भले ही कुछ भी हो, एक तरह की अपरूपीय उत्पत्ति, स्वतः उत्पन्न, जिसे कोई भी टैक्स दिए बिना जीवित रहने का अधिकार है। इसे वह नए कड़कड़ाते नोटों में बदलकर उसकी गड्डियां बनाता और सूतली में सावधानी से बांधकर ऊपर टांड पर संभाल कर रखे नोबल साहब के फोटो के पीछे छिपा कर रख देता। इसके बाद वह दराज में रखी रकम पर एक आखिरी नजर डालता, सावधानी से उसका ताला लगाता, 4 दफा उसे खींचकर देखता कि अच्छी तरह बंद हुआ या नहीं। फिर काफी शोर करते हुए कुर्सी भीतर धकेलता और दरवाजा बंद करके उस पर लोहे का बड़ा ताला लगाता। इसके बाद दुकान की चाबी अपने जेब के हवाले करके चौकीदार से कहता, कैप्टन देखो, ताला ठीक से लगा है। कैप्टन फौजी की तरह ताला कसकर पकड़ता और हिला डुलाकर कहता, मालिक, बड़ा मजबूत ताला है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, किसी गांव के लोहार से बनवाया है। और वह लोहार के बारे में बताने लगता। जगन उसकी बात को काटकर कहता, ठीक है, सावधान रहना। चौकीदार उसे सलूट मारता और वह घर का रुख करता। अभी आपने सुना R.K. नारायण द्वारा लिखा गया एक उपन्यास, मालगुड़ी का मिठाई वाला, मेरी यानी मोहित की आवाज में।